अगर आपके बच्चों को 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के फिट्स हैं, जैसे कि पूरा कभी बड़े वाले फिट्स, कभी झटके वाले फिट्स, कभी गिरने वाले फिट्स या कभी शरीर टाइट करने वाले, अलग अलग टाइप के सीजर्स हैं, तो आपके बच्चे को एक स्पेशल टाइप की एपिलेप्सी हो सकती है जिसको कहते हैं लेनॉक्स-गॉस्टेट सिंड्रोम या LGS। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना क्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज हम बात करेंगे एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ एपिलेप्सी जो कि बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट और कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी के ग्रुप में आता है। तो कई सारे पेरेंट्स हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन एपिलेप्सी है एक्चुअली, लेकिन इसके बारे में जो है अवेयरनेस बहुत कम है। चलिए शुरू करते हैं। तो पेरेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा इन्फेंटाइल स्पैज़म्स की वीडियो हम लोगों ने देखी जिसमें बच्चे इस प्रकार के जो है बार बार नींद से उठने के बाद चमकते हैं, है ना। यही जो स्पैज़म्स के जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे 60 to 70% तो दवाइयों से क्योर हो जाती हैं। 20 और 30% जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी थोड़े थोड़े टाइम के साथ बेटर होते हैं। इसमें से 10-20% जो बच्चे होते हैं उनका स्पैज़म्स धीरे धीरे कम तो हो जाता है, लेकिन फिर एक नया प्रकार की एपिलेप्सी स्टार्ट होती है, नया प्रकार के सीजर्स आने लगते हैं। यही जो स्पैज़म्स वाले बच्चों को बाद में जाके जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जो कहते हैं, बड़े वाले फिट्स, पूरा आंख पलटाना, हाथ को फिट्स करना या ये ना, इस प्रकार की जनरलाइज्ड सीजर्स आने लगती है। साथ में उनको टॉनिक सीजर्स भी आता है। एक तो हो गया आपका जनरलाइज्ड सीजर, फिर इसके साथ में ही कभी कभी बीच बीच में, स्पेशली नींद में या जागते समय, टॉनिक सीजर का मतलब क्या, हाथ पैर पूरा टाइट करता है, शरीर एक तरफ करके पूरा एक तरफ जाके एकदम ऐसे कड़क हो जाएगा, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा, और ये आपका 5 to 10 सेकेंड्स तक ही रहता है। तो कुछ बच्चे पूरा जनरलाइज्ड करते हैं टॉनिक सीजर्स, कुछ बच्चे को फोकल, मतलब एक साइड देखेगा, एक साइड टाइट करके पूरा शरीर को कड़क करके फिर छोड़ देता है। इसको कहते हैं टॉनिक सीजर्स। टॉनिक सीजर्स इज़ अ हॉलमार्क ऑफ लेनॉक्स-गॉस्टेट सिंड्रोम। अगर आपके बच्चे को जनरलाइज्ड सीजर्स हैं और टॉनिक सीजर्स भी हैं और ये डेली आता है, खास बात, ऐसा नहीं कि 6 महीने में, 3 महीने, ऐसा नहीं। टॉनिक सीजर्स ऑलमोस्ट डेली होगा, मोस्ट ऑफ द डेज में टॉनिक सीजर्स चलेगा। इसके साथ साथ में उनको मायोक्लोनिक सीजर्स भी होते हैं, एकदम से झटका, करंट के झटके जैसे एकदम से झटका करेंगे। कुछ बच्चों को वो स्पैज़म्स बंद हो जाते हैं, लेकिन ये हेड ड्रॉप्स बंद नहीं होता, हल्का बीच बीच में नींद से उठने के बाद 2-3 बार करते हैं, थोड़ा सा करेंगे 2-3 बार, फिर वो खत्म हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही बच्चे में कई टाइप के सीजर्स हैं जिसको पॉलीमॉर्फिक सीजर कहते हैं। जनरलाइज्ड सीजर्स भी हैं, टॉनिक सीजर्स भी हैं, आपके जो मायोक्लोनिक जो झटके वाले हैं ये सीजर्स भी हैं, और कुछ बच्चों को थोड़ा एब्सेंट सीजर्स भी होते हैं छोटे उम्र से ही, कि एक तरफ थोड़ा देखते रहेंगे, आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए बच्चा 5-10 सेकंड के लिए नहीं है, आप बुला रहे हैं बच्चा लेकिन नहीं है, फिर उसके बाद वापस आ गया। तो ये एटिपिकल एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं, ये भी कुछ बच्चों में रहता है ना। और कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशली जो है बैठे हुए हैं, तुरंत आगे गिर जाएंगे, तुरंत पीछे गिर जाएंगे, इतना फास्ट गिरते हैं, इसको एटोनिक सीजर्स कहते हैं। एटोनिक मतलब शरीर का पूरा टोन लूज हो जाता है, इतना जल्दी लूज होता है कि वो सामने अगर गिरेंगे तो यहाँ पे लग के यहाँ चोट लगेगा, दांत टूट जाएगी, पीछे चोट लगेगा, कुछ लगेगा, यहाँ पे सिलाई तक करनी पड़ती है ना, बड़े बच्चे हैं तो ये एटोनिक सीजर्स बहुत ही दिक्कत होता है। मतलब बाथरूम में जा रहे हैं, बाथरूम में कहीं गिर के वॉल में लग गया, किसी बच्चे के दांत टूट गया, आप इमेजिन कीजिए एवरीडे बच्चा ऐसे सडनली गिर रहा है और आपको पकड़ने का भी टाइम नहीं है, और बच्चे के ये सब फेशियल्स में कुछ ना इंजुरीज हो रहे हैं, तो ये लेनॉक्स-गॉस्टेट सिंड्रोम है पेरेंट्स। तो अगर आपके बच्चा ऐसा है जो गिरता पड़ता है यहाँ वहाँ और चोट लगती रहती है, ये डेफिनेटली एटोनिक सीजर्स है। इसमें बच्चे बेहोश भी नहीं होते हैं, तुरंत गिरते हैं, तुरंत उठते हैं, है ना। तो बॉडी का पूरा टोन चला जाता है क्योंकि ब्रेन में उस लेवल का करंट चलता है। तो LGS जो है ज़्यादातर उन बच्चों को होता है छोटे उम्र में जिनको ब्रेन में बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं जन्म के टाइम में, जिनको स्पैज़म हुआ, और वही स्पैज़म धीरे धीरे जाके LGS में कन्वर्ट होता है। और इनको डेफिनेटली 3-4 दवाइयों से भी सीजर्स पूरी तरीके से जाता नहीं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी ग्रुप में आता है जिसमें हमारे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को भी पसीना निकल जाता है। डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो है आपका बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। तो हम लोग कई बार इसको केटोजेनिक डाइट भी साथ में ऐड करते हैं, मेडिसिन चल रहे हैं, आपको डाइट भी साथ में चल रहा है। हम देखते हैं कि ब्रेन के करंट कहाँ से आ रहा है। अगर एक तरफ से ही करंट आ रहा है और ये हो रहा है तो वो बच्चा भाग्यशाली है, उसको एपिलेप्सी सर्जरी से ठीक हो सकता है ज़्यादातर। लेकिन आपका ब्रेन से मल्टीफोकल होता है, मतलब ब्रेन के सारे भाग से सीजर से करंट आते हैं, तो आप सर्जरी करेंगे कहाँ पे, किस चीज़ को निकालेंगे सर्जरी से, तो वो सर्जिकल कैंडिडेट भी नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग दवाइयों के सहारे और आपके केटोजेनिक डाइट के सहारे
हम कोशिश करते हैं कि उनका सीजर्स जितना जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन जल्द से जल्द भी कभी कभी महीनों लग जाते हैं। सीजर्स कम होता है, फिर कुछ दिन ठीक रहता है, फिर बढ़ता है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टू ट्रीट एपिलेप्सी ग्रुप में आती है। अगर आपके बच्चों को 2 से 3 दवाई के बाद भी सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, 2-3 प्रकार के फिट्स अगर आपके बच्चों को आता है और आपके बच्चे इस तरीके से बैठे बैठे गिरते हैं, आगे गिरते हैं, पीछे गिरते हैं और गिरने से चोट लगता है, ये बहुत टिपिकल है कि गिरने से बार बार चोट लगता है, तो आपको तुरंत से तुरंत पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ये डिफिकल्ट है। तो आप सोचिए पीडियाट्रिशियंस और बाकी जो हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन्स में उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट आर द बेस्ट पर्सन टू ट्रीट, बिकॉज वो ये ज़्यादा इस केसेस को डील करते हैं ना। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि अब अवेलेबल नहीं होते पहली बात पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। आप चाहें तो ऑनलाइन कंसल्ट कर लें, हमारे यहाँ कर लें, या कहीं भी आप इंडिया में बहुत अभी फिलहाल मेट्रो सिटीज़ में सब जगह पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अपने बच्चों को पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से ही दिखाइए, कम से कम उसका एपिलेप्सी टाइप क्लियर होगा, मेडिसिन एडजस्ट होगा। क्योंकि ये लेनोस-कॉस्टर सिंड्रोम को अगर आप टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत ये बच्चे डेवलपमेंटली लेट होते हैं, इनको ना बैठ पाते हैं, ना गर्दन संभालते हैं, इतना लेट होता है कुछ बच्चों का। तो कुछ बच्चे हैं जो डेवलपमेंटल नॉर्मल होने के बाद भी उनको ड्रॉप अटैक्स आता है, जो गिरते हैं और चोट वोट लगता है। एटलीस्ट इन बच्चों की लाइफ हम लोग बेटर कर सकते हैं। ये बच्चे जो गिर पड़ के चोट लग रहा है, इन बच्चों को अगर हम टाइमली अगर एपिलेप्सी की मेडिसिन को एडजस्ट करें तो बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट आता है। और खास बात है इसमें स्टेरॉइड भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एक अलग प्रकार की स्टेरॉइड यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ये स्टेरॉइड आपके इंजेक्शन फॉर्म में 1 डे करके 5 डेज जैसा देते हैं ना। मिथाइलप्रेडनिसोलोन यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे ही नहीं। तो डिपेंड करता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको 1 ही महीना देना है, किसको 3 महीना तक देना है। ये सब का डिसीजन केस टू केस, EEG टू EEG वेरी करता है। तो ये डिसीजन लेने के लिए एक एक्सपर्ट ही जो है आपको गाइड कर सकता है। तो ये इंजेक्शंस देने से बहुत सारे बच्चों का सीजर्स में बहुत सारा चेंजेस आते हैं। ये देते ही ठीक होगा ऐसा भी नहीं, लेकिन देने के बाद सीजर्स में कंट्रोल आएगा। तो पेरेंट्स, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपके बच्चों को पॉलीमॉर्फिक सीजर्स, बहुत टाइप के सीजर्स हैं, डेवलपमेंट लेट हैं, तो इसमें डिले ना करके आप कंसल्ट करें, एपिलेप्सी को प्रॉपर्ली जो है मेडिसिन को एडजस्ट करें और रेगुलर फॉलोअप में रहिए, ताकि उसकी एपिलेप्सी टाइमली ट्रीट हो सके। और कोई वीडियो में दोबारा हम मिलेंगे कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए इसको मैं आज यहीं पे आप लोगों से विदा लेने की अनुमति मांगता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।